सभी को नमस्ते। सभी को स्वागत है लर्नो ऐप पर। हम लोग प्रथम लेक्चर में बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। काहे के बारे में दोस्तों? भारतीय संविधान यानी भारत की राज्य व्यवस्था, किस तरीके से राज्य की व्यवस्था चलती है, किस प्रकार से आपका जो संविधान है इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से क्रिएट होती है, उस पृष्ठभूमि की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी बात में आती है, उसका व्यापार प्रारंभ होता है और दो महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हम लोगों ने देखा, इलाहाबाद की संधि देखी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज का शासन, यहाँ पे आपको दो शब्द मिलते हैं, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज का शासन। यानी भारत में जो शासन है, जब बक्सर का युद्ध होता है उसी समय से आपकी द्वैत शासन का जन्म होता है। काय का द्वैत शासन? एक हुकूमत आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती है और एक हुकूमत आपका बंगाल का, या जो भारत में जैसे दिल्ली की गद्दी है या और कई सारे राजा हैं तो वो दूसरी हुकूमत। तो द्वैत पद्धति का के हिसाब से भारत की शासन व्यवस्था का जन्म होता है, यानी दोहरी व्यवस्था लागू होती है। तो यहां पे क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी और ब्रिटिश ताज का यानी डायरेक्ट ब्रिटेन से महारानी नियंत्रण करेगी। तो अब क्या भैया, दो युद्ध इन्होंने बड़े बड़े भारतीयों को पराजित किया। कौन सा? प्लासी के मैदान में और बक्सर के मैदान में। तो जायज सी बात है, कोई कंपनी भारत में आती है और वो क्या है, बड़े बड़े युद्ध जीतती है। कितने बड़े बड़े युद्ध? कौन से? प्लासी और बक्सर का युद्ध। जब ये दो युद्ध जीतेगी तो इनका क्या बोलबाला होगा? तो ये क्या करेंगे, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पास जाएंगे, खूब उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे। क्या करेंगे? खूब उपहार देंगे, क्योंकि ब्रिटिश जो अधिकारी, अच्छी पेमेंट इन लोगों को सैलरी होती थी। जब उपहार देंगे, युद्ध लड़ेंगे, तो जायज सी बात है राजस्व उनका कुछ कम होगा। तो ये क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से लोन मांगेंगे। क्या मांगेंगे? लोन मांगेंगे कि हमने भारत में कई सारे राजाओं से युद्ध लड़े हैं, जिसमें हमारा बहुत ही राजस्व हमने गंवा दिया है, तो हमें क्या कुछ लोन हमें प्रोवाइड करा दो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश की जो संसद है, ब्रिटिश की संसद, वो सोचेगी कि पहले तो हम लोगों ने इनको लोन दिया था और फिर लोन, तो इनका ये क्या है, भारत में राज कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट उठा रहे हैं और ये बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, हम इनको कसना स्टार्ट करें। यानी पहला आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब नामी से रेगुलेटर जानते हैं ना, गैस में लगा होता है। वो क्या करता है? गैस को नियंत्रित करके भेजता है। तो उसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें लगाम किस तरीके से लगाई जाए, इनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, तो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। कौन सा आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट आएगा।
तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा डायरेक्ट हस्तक्षेप प्रथम बार भारत में प्रारंभ होगा, लेकिन हस्तक्षेप किस पे होगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे होगा। तो रेगुलेट करने के लिए एक नियम पारित करते हैं, जिस पे क्या करेंगे, ये आपका भारत था, ये भारत था, यहां पे आपका क्या है, बॉम्बे है, बॉम्बे है, ये आपका क्या है, मद्रास है, और ये आपका है बंगाल। क्या है दोस्तों, बंगाल। तो यहां पे क्या करेंगे, जो गवर्नर, यहां भी एक गवर्नर होगा, यहां भी गवर्नर होगा, यहां भी गवर्नर होगा। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या है, इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल वाला गवर्नर होगा, इसका क्या पद बढ़ाएंगे थोड़ा सा, यानी गवर्नर से क्या बना देंगे, गवर्नर जनरल। क्या है, गवर्नर जनरल बनाते हैं। यहां पे बॉम्बे में कौन था, गवर्नर, गवर्नर। मद्रास में क्या था, गवर्नर। ये गवर्नर इसके अधीन हो जाएगा, ये बॉम्बे वाला गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन। जायज सी बात है कि तीनों पद एक ही होंगे तो कोई बड़ा तो होगा नहीं ना, लेकिन अगर उसके पद में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाए तो क्या बड़ा हो जाएगा। तो गवर्नर से क्या किया इन्होंने, गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बॉम्बे को इसके अधीन कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब भैया इस एक्ट के माध्यम से इन दोनों को क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यहीं से आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद यही गवर्नर जनरल आगे चलेगा, 1833 का जो अधिनियम आएगा, यानी 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट आएगा, उसमें क्या भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, भारत का, पहले क्या था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो क्या भी बोला जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद जैसे ही आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 होगा, क्या होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। उसके बाद डायरेक्ट क्या है, ब्रिटेन का यानी भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया अपने हाथ में ले लेगी। जब ये अपने हाथ में ले लेगी तो जो गवर्नर जनरल होगा भारत का, वो वायसराय में तब्दील होगा, और जब वायसराय सीधे रानी का प्रतिनिधित्व भारत में होगा तो वहीं से आपका ताज का शासन आएगा। इसके बाद यही पद आपका जब देश आजाद होगा तो यही वायसराय का पद आपके राष्ट्रपति में तब्दील होगा। तो राष्ट्रपति की तुलना अगर किससे की जाती है, तो पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल से आपका बनेगा भारत का गवर्नर जनरल, फिर बनेगा वायसराय, वायसराय से पद आपका राष्ट्रपति में कन्वर्ट होता है जाकर के। और इसी पीरियड में क्या होता है, 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, गठन होता है। कब, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय ही।
हाँ, तो हम बेटा काय की बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्या होता है 1773 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। काहे का? सुप्रीम कोर्ट का। इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे को क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश। उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट होता था तो एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश था वो थे आपके सर एलिजा एम्फे, और जो अन्य 3 न्यायाधीश और थे वो थे लिमेस्टर, ये पहले नंबर। दूसरे नंबर पे चैम्बर्स, हाइड। ये 3 न्यायाधीश होते हैं। ये 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जो आपकी 1773 में। इसके पहले हम बात करें तो 1726 में आपकी डिस्ट्रिक्ट अदालतें यानी मेयर कोर्ट का गठन होता है। यही मेयर कोर्ट धीरे धीरे क्या होगी? तब्दील होगी आपके सर्वोच्च न्यायालय में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कोर्ट का सर्वप्रथम जन्म कब होता है, तो वो है आपका 1726 का मेयर कोर्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपका क्या आएगा? 1773। किस एक्ट के तहत हुई? तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्फे थे। ये रही भैया इसकी बात कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1773 में जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स। आज से पूछा जाता है प्रथम गवर्नर आपके लॉर्ड क्लाइव, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल तो आपके वारेन हेस्टिंग। तो अंतिम गवर्नर अगर पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो कौन? वारेन हेस्टिंग। तो ये आपके वारेन हेस्टिंग साहब क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब भैया ये बात हुई। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे की ओर कूंज करेंगे। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अगले एक्ट की ओर 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। अब ईस्ट एक ब्रिटेन में क्या होते हैं? लॉर्ड
प्रिंट प्रधानमंत्री। क्या होंगे? प्रधानमंत्री। ये क्या है? जो 1773 का, कौन? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में ही क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक होगा गवर्नर प्लस 4 अन्य व्यक्ति। क्योंकि कंपनी को अच्छे से भारत में रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के लिए क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक तो आपका गवर्नर होगा, दूसरा 4 अन्य सदस्य होंगे। तो टोटल गवर्नर जनरल की परिषद जो होगी, यानी जो डायरेक्टर होंगे, टोटल 4 एक मिलाकर के 5 की कार्यकारिणी स्टार्ट होती है। तो जो आपका ईस्ट इंडिया एक्ट आएगा, इसमें क्या होगा कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट तो रेगुलेट कर लिया गया। जो 1773 में कमियां बची हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, तो लॉर्ड प्रिंट साहब ने सोचा कि हम एक एक्ट जारी कर देते हैं। तो उन्हीं के नाम पर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भारत में आता है भैया। इसमें महत्वपूर्ण यह था कि व्यापारिक प्लस प्रशासनिक क्षेत्रों को क्या अलग अलग कर दिया जाएगा कि व्यापारिक और प्रशासन की व्यवस्था, यानी जो राजस्व होगा उसका कार्य क्षेत्र अलग होगा, जो व्यापार से रिलेटेड होगा, और जो प्रशासन की व्यवस्था होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। क्योंकि ये दोनों चीजें एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेंगी। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये क्या थे? एक तरफ एक था, ये 3-4 थे, तो ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इसमें सोचा गया कि एक तो गवर्नर होगा, प्लस क्या होगा, 4 की जगह पे सदस्यों की संख्या 3 हो जाएगी। जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी तो 3 और एक गवर्नर मिलाकर के टोटल 4 व्यक्ति होंगे। तो एक तो इनकी परिषद में संख्या कम की गई, दूसरा व्यापारिक और प्रशासनिक क्षेत्रों को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। तीसरा एक और चीज क्या हुआ? ब्रिटेन पार्लियामेंट द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 व्यक्ति रहेंगे। अब क्या करेगा? बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल कहां बैठा होगा? ब्रिटेन में। वो नियंत्रित करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या है को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन से ही गवर्नर जनरल जो होगा वो सारी कार्रवाई को आगे चलाएगा। तो ये रहती है मुख्य बातें। इसी समय वारेन हेस्टिंग्स साहब बात के गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनको ये बातें कुछ राज नहीं आई कि व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य हमारे हाथ से अलग अलग कर दिए गए और हमें नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया,
जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसमें भी संख्या कम कर दी गई। तो ये क्या करेंगे, इस्तीफा दे करके चले जाएंगे। क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे भारत से। और इस्तीफा देने के बाद जब ये ब्रिटेन पुनः जाएंगे तो इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। महाभियोग। अब एक शब्द आया है ये महाभियोग। अब ये कौन सी बला आ गई, सोचेंगे ना कि ये कौन सी बला आ गई, महाभियोग। अब महाभियोग होता क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम बार को ब्रिटिश गवर्नर के ऊपर चलाया गया। तो महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, जैसे वर्तमान की अगर बात करें, कब की, वर्तमान की, तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई किस पर जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या कुछ अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन लोगों को हटाने के लिए, अब राष्ट्रपति है भैया, देश का प्रथम नागरिक है, भारत का सर्वोच्च पद है, तो इतनी आसानी से तो हटाया जा नहीं सकता। तो इनको हटाने के लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, उसको बोला जाता है महाभियोग प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया को चलाने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले एक लिखित सूचना, क्या है, लिखित सूचना दे दी जाती है। क्या, किनको, जिस व्यक्ति पर चलाई जाएगी, यानी राष्ट्रपति को। इकलौते सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं दीपक मिश्रा। क्वेश्चन याद रखिएगा, बात में किस व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है, वो आपके इकलौते जज हैं दीपक मिश्रा। तो महाभियोग प्रक्रिया में क्या होता है, 14 दिन पहले लिखित सूचना प्रोवाइड कर दी जाती है, कि लिखित सूचना दे दी जाती है कि भैया आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी है या चलाई जा रही है। आप क्या है, अपने बचाव में कुछ कह सकते हैं, या अपने बचाव आपके मत रखने के लिए कोई अपना व्यक्ति आप नियुक्त कर सकते हैं जो सही से उत्तर दे सके। तो जब हम संविधान का निर्माण कर रहे होंगे, वहां पे हम महाभियोग का विस्तृत डिटेल में, तो आपसे उस समय हम पूछेंगे क्वेश्चन, ये याद रखिएगा कि सर्वप्रथम महाभियोग की प्रक्रिया कब चलाई गई थी, या महाभियोग का भारत में कब नाम आता है, या भारत से संबंधित किस व्यक्ति पर प्रथम बार महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो आपके वारेन हेस्टिंग्स साहब थे, जो भारत के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे। कहाँ के, बंगाल के गवर्नर जनरल, उन पर प्रथम बार महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी। लेकिन ये क्या था, बरी हो गए थे, दोष नहीं। इसके बाद बात आती है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब ये इस्तीफा देकर के चले जाएंगे, क्या है, इस्तीफा देकर के भारत से चले जाएंगे। कौन चला जाएगा भैया, वारेन हेस्टिंग्स साहब। तो आज की क्लास को हम लोग
यही तक रखेंगे। बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3। इसके पहले एक वीडियो हो चुका है। तो भारत का जो संविधान है उसकी प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन नहीं किया तो लगेगा कुछ छोड़ दिया। क्योंकि यहीं से आपके इसी पीरियड में आपका जो 93 का एक्ट आएगा, पुलिस आयोग का गठन होना प्रारंभ होगा। अभी आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये चीजें कब घटित होना प्रारंभ होती है, हम मेन फोकस, मेन प्रयास वो चीज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सभी को नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।